जी सर, आवाज आ रही है। करेंगे शुरू। पढ़ते हैं जी बच्चों, IAS 33 की तरफ। फिर हम इसको मर्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन इक्विटी के साथ और IAS 8 के साथ। IAS 33 वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, अ मस्ट टेस्टेड क्वेश्चन। लाजमी तौर पर इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है एज पर दी आवर एनालिसिस। हमारे एनालिसिस के मुताबिक IAS 33 में से हिस्ट्री में क्वेश्चन मुसलसल आ रहे हैं। तो ये का भी अटेम्प्ट जिसमें ऐसा टेस्ट नहीं हुआ, तो वो पिछली अटेम्प्ट है कह सकते हैं। तो फिर इस दफा तो फिर लाजमी ही हुआ, बनता नहीं है कि ये इस दफा ना आए। मेरे मुताबिक तो इसके बगैर बनता नहीं है। 20 से 30 मार्क्स का सवाल आने ही आने हैं। ऑन एवरेज 25 मार्क्स हिस्ट्री के अंदर देख लें तो 25 24 ये टेस्ट होते चले आए हैं। तो एक चैप्टर 15 मार्क्स का, तो दूसरा चैप्टर 10 मार्क्स। तो आराम से ये वाला कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का 1 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए और बाकी दोनों चैप्टर क्या किए जाएं, टेस्ट किए जाएं। तो IAS 33 अर्निंग पर शेयर फार्मूला हमारा है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू ड्यूरिंग द पीरियड। लॉस आ जाए तो भी हमें कैलकुलेशन करनी है, लॉस आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा। ये एट्रीब्यूटेबल के अंदर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आता है, तब ये अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स होती है। होता यह है कि ये अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू हैं तो पहला हक किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि उनको डिविडेंड पहले दिया जाए, बाद में ऑर्डिनरी बंदों का काम होता है। पैसे ऑर्डिनरी बंदों को बाद में ही हासिल होते हैं, बचे खुचे ऑर्डिनरी बंदों को हासिल होते हैं। अब 3 4 चीजें हैं ऑर्डिनरी वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर्स दो किस्म के होंगे, एक रिडीमेबल और एक इरेडीमेबल। जो इरेडीमेबल है मीन वापस नहीं करनी। जो वापस नहीं करने इसका मतलब है वो इक्विटी नेचर पर है। और जो वापस करने रिडीमेबल वो लोन नेचर के ऊपर है। लोन के पैसे वापस करने होते हैं। रिडीमेबल फिर लोन नेचर पे हुआ। और ऑर्डिनरी शेयर जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी ने वापस पैसे नहीं करने होते। ओनर्स को अगर पैसे चाहिए वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं, लेकिन कंपनी को पैसा वापस नहीं करते। तो इस वजह से इसको रिडीमेबल और इरिडीमेबल बोला जाता है। अब जो डिविडेंड होता है फिक्स होता है पर एनम फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जो प्रेजेंटेशन होती है रिडीमेबल और इरिडीमेबल की, क्योंकि लोन नेचर पर है इस वजह से उसका डिविडेंड किसमें लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल चार्जेस में लिखा जाता है। जबकि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड कहाँ पे लिखा जाता है, रिटेन्ड अर्निंग। तो यहां पर अगर हम सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी लेस एक्सपेंसेस लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर आपका आएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फिर आएगा आपका पीबीटी, फिर आएगा टैक्स का एक्सपेंस, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब जो इंटरेस्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का ये ऑलरेडी लेस होकर फिर आपका पीबीटी बना है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी लेस हो चुका होता है, दोबारा से लेस नहीं कर। ऑन अदर हैंड ये प्रॉफिट कमाया होता है, ये प्रॉफिट जाता है रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है रिटेन अर्निंग में। फर्ज करते हैं ये 1,000 कमाया, इस 1,000 में से पहले ले जाएंगे कौन, डिविडेंड पेएबल होगा किसको, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे 7 से। तो जो बाकी बच जाएंगे 300 रुपया वो आप बांट सकते हैं किसको, ऑर्डिनरी। तो इस वजह से बोला गया कि जो अर्निंग है एट्रीब्यूटेबल टू
ऑर्डिनरी शेयर है वो इन दोनों का डिफरेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये ऑर्डिनरी का मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मीन्स इकट्ठा करना, नॉन क्यूमुलेटिव मीन्स इकट्ठा ना करना। अगर डिक्लेयर नहीं हुआ और साल लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव, मीन्स एंट्री पास करनी ही करनी। एंट्री पास क्या होगी? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट करनी करनी। और नॉन क्यूमुलेटिव में अगर डिक्लेयर होगा तो एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं। अब हमने सिर्फ दो सवालों से मुकम्मल अर्निंग पर शेयर को डील करना, एक बेसिक अर्निंग का और एक दूसरा कौन सा? डायल्यूटेड अर्निंग का। और उसके बाद हम पास पेपर्स की तरफ जिस हद तक डिस्कशन करेंगे वो पास पेपर की डिस्कशन हो जाएगी। अब्बू जी एंड कंपनी लिस्टेड कंपनी हैज फाइनेंशियल ईयर एंड 30 नवंबर। ईयर एंड क्या है जी? डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। On 1st December 20, there were 86,000 shares in issue of ₹10 each. 1st December 20, ये 30 नवंबर 21 की कहानी होगी। ईयर एंड 30 नवंबर, तो स्टार्टिंग क्या होगा? 1st December। काइंडली डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। मैंने जानबूझ के ये ऑड ईयर लिया। 10% cumulative preference shares of 2 million rupees were in issue 3 years ago। 3 साल पहले 10% क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मीन्स एंट्री करनी क्या डिक्लेयर हो या ना। कितना डिविडेंड बनेगा? 2 मिलियन रुपीस के ऊपर 10% लगाएं तो कितना बन जाएगा? 2 लाख। ये डिविडेंड आएगा। ऑन 1st February के सबूजी एंड कंपनी इशूड 4,000 शेयर एट मार्केट प्राइस। 1st April पर बोनस इशू हुआ टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, 3 न्यू शेयर फॉर एवरी 9 शेयर हेल्ड। 1st September 21 पर कंसोलिडेट किए शेयर्स, every 5 shares are consolidated into 2, मीन्स पहले 5 से और बाद में कितने रह जाएंगे? 2। On 1st October 21, Abuji and Company made right issue to existing shareholder of 3 new shares for every 5 held at a price of 7. Market price just before right issue was 12 per share। टोटल प्रॉफिट इन द ईयर 30 नवंबर 21 1080 है। टोटल प्रॉफिट इन द ईयर 30 नवंबर 20 780 200 है। अब हमें मालूम करना है अर्निंग पर शेयर्स और बाद में अगले सवाल में डायल्यूटेड अर्निंग की बात। अर्निंग पर शेयर रफली 5 सिनेरियो, 5 में से 4 क्वेश्चन में आ रहे हैं। एक कंसोलिडेशन का है और एक दूसरा जी स्प्लिट वाला। तो स्प्लिट वाला एक ही सवाल के अंदर मैं इतने ज्यादा सिनेरियो डील नहीं कर सकता था, 5 में से 4 सिनेरियो मिले। वैसे भी कंसोलिडेशन और स्प्लिट का चांसेस क्या होते हैं? बहुत कम है। नॉर्मल रूटीन की ट्रांजैक्शन नहीं, बाकी सारी रूटीन की ट्रांजैक्शन। ले जी, अब फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। क्या करता है? फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग फार्मूला लिख के काम करते हैं। मेरे नजदीक फार्मूला लिख के काम नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आप ऐसे फॉर्मेट बनाए, ये करंट ईयर, ये लास्ट ईयर, ये ओरिजिनल 2020 का है, तो 2020 का कंपैरेटिव क्या होगा? 2019। इसके अंदर जो फार्मूले को लिख दें टेबुलर फॉर्म में, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू, लिखना थोड़ा सा दिखाई मेरी इतनी बुरी है नहीं वैसे। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, यहाँ पर साल लिखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस।
और दूसरी चीज क्या लिखो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, ये चीज लिखो। और फिर अर्निंग पर शेयर बेसिक लिख दो और अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड लिख दो। ये फॉर्मेट होना चाहिए इन माय ओपिनियन, दोनों सालों में। 2 साल करने हैं तो इसी का ही एक और नीचे क्या बना दो, फॉर्मेट बना दो ऐसे ही। अगला फॉर्मेट भी इसी अंदाज से बना दो। इससे होगा क्या, इससे काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। 2021-2020 नॉर्मली बहुत सारी दफा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, एज ओरिजिनली रिपोर्टेड, ये क्या आ जाएगा, एज ओरिजिनली रिपोर्टेड, और ये फिर विद कंपैरेटिव। एज ओरिजिनली रिपोर्टेड में आप क्या करोगे, 780-200, यहाँ पर 780-200 लिखा, -2 लाख किया, क्या आ जाएगा, 580-200। हमने इसको बोल दिया ए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को बोल दिया बी, ए डिवाइड बाई बी करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। और ये वाले शेयर हमारे पास मौजूद थे कितने, 86,000 शेयर। ये आपने यहाँ पर 86,000 लिखा और अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करा। आपको वर्किंग के अंदर से कर कर लेकर आना पड़े तो भी आ जाएगा, वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके। फॉर्मेट के अंदर जस्ट आप क्या करेंगे, लिख दें। इससे प्रायर ईयर का काम करना बड़ा आसान हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें डिस्क्लोजर्स दे देता है तो भी यहां से बड़े आसानी से हो जाएंगे। मीन्स ये तीनों बातें लिखनी होती हैं, नोट्स के अंदर लिखनी होती। बाकी नोट्स का फॉर्मेट हम बाद में करेंगे, अभी तक टेस्ट नहीं है, आपकी बुक का हिस्सा। ले जी, उसके बाद अगला काम 2021 का काम 1080-800 है प्रॉफिट। यहां पर आप क्या लिख देंगे, 1080-800 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड वंस अगेन कितना है, 2 लाख, कितना बन जाएगा, 880-800। अब अगला काम क्या करना है, आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करनी है। अगर तो IS 8 का काम नहीं है फिर तो हो जाएगा आसान, लेकिन अगर IS 8 का काम भी है, पिछले सालों की एरर भी मौजूद है, इस साल में बैठ के जब ठीक कर रहे हो तो फिर क्या पिछले साल की अर्निंग चेंज हो जाएगी कि नहीं, कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो इसका मतलब एज ओरिजिनली रिपोर्टेड की अर्निंग और अब की कंपैरेटिव की अर्निंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहां पर लास्ट ईयर की अर्निंग होगी 580-200, लास्ट ईयर की अर्निंग, इसमें प्लस या माइनस एरर्स के आएंगे और रिवाइज अर्निंग आएगी। IS 8 के तहत जो भी हमने सीखा, इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर करना सीखेंगे, वही वाला इफेक्ट यहां पर आएगा। कहा समझ लग गई, पिछले साल को इफेक्ट नहीं कर रहा वो, इस साल के कंपैरेटिव को इफेक्ट कर रहा। पिछले साल में एज ओरिजिनली रिपोर्टेड ही लिखा जाए। बात क्लियर, डील करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा इस फॉर्मेट में। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, इसको आपको काम करना। फॉर्मेट अब सवाल हुआ है, मैं जस्ट क्या करूंगा, फुल फ्लैज डिस्कस करूंगा। तरीकाकार आपको लिखकर बता दिया, ये तरीकाकार एज इट इज लिखा हुआ। मीन्स मैं पहले चाहता था एक दफा लिखकर बता दूं, खाली लिखा हुआ देखने में वो इफेक्ट नहीं आता। यहां तक मैंने लिख दिया हुआ, ठीक है जी। मीन्स मैं सवाल ऊपर करके दिखाऊंगा आपको, बाकी का काम वर्किंग डिस्कस होगी। अब आती है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में आपने डेट वाइज काम करना है, आगे डिस्क्रिप्शन, ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर कहानी करनी, इससे अगली कहानी बात की है। मीन्स हम अभी 1 2 3 और कुछ जगह खाली रखेंगे और आखिरी कॉलम होगा हमारा वेटेड एवरेज। ओपनिंग 1 दिसंबर को कितने
शेयर से 86,000 शेयर थे। ओके डन, ये 86,000 हमने लिख दिया ओपनिंग में। इसके साथ यहां पर लिख लें बैलेंस। नेक्स्ट अगला काम, डेट वाइज डेट की तरतीब से काम करेंगे। 1 फरवरी 21 पर 4,000 न्यू शेयर इशू हुए मार्केट वैल्यू पर। 4,000 शेयर इशू हुए, हमारे पास डायरेक्टली शेयर है, नंबर ऑफ शेयर में काम करेंगे। ये 4,000 ऐड हो गए। 4,000 ऐड होने के बाद 1 फरवरी 21 पर क्या नया बैलेंस बनेगा? खाली बैलेंस लिखते जाएं। क्या लिखते जाएं? बैलेंस लिखते जाएं, बड़ा इजी भी काम है। नया बैलेंस बन गया 90,000। नेक्स्ट क्या इश्यू हुआ? नेक्स्ट बोनस इशू हुआ। बोनस इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सच दैट 3 न्यू शेयर वर फॉर एवरी 9 हेल्ड। हर 9 के बदले 3 मजीद इशू हुए। तो पहले 90,000 थे, पहले कितने थे? 90,000। हर 9 के बदले कितने? 3। बात समझ लगी? एग्जिस्टिंग 9 थे और 3 न्यू इशू हुए, कितने बन जाएंगे? 30,000 मजीद इशू हो गए। 90 जमा 30, एक 20, एक 20 पर पहुंच गए। यहां पर भी क्या लिख दो? बैलेंस। उसके बाद अगली कहानी क्या हुई? कंसोलिडेट कर दिए सच दैट एवरी 5 शेयर्स वर कंसोलिडेटेड इन टू ईयर। 5 कन्वर्ट हो गए किसमें? 2। यहां पर 2-3 अंदाज से मैथ काम कर सकते। एग्जिस्टिंग थे एक 20 तकसीम 5 किया जो पहले थे, बाद में रह कितने जाने हैं? 2। तो ये आफ्टर वाली वैल्यू निकल आएगी। कितने रह जाएंगे बाद में? 48,000 रह जाएंगे। एक 20 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 48 में। तो कम कितने करने पड़ेंगे? एक 20 में से 48 माइनस कर लें, 72,000 कम हो जाए। ठीक, एक अंदाजा ही है। दूसरा अंदाज है कि कितने कम होंगे वो मालूम कर लो। तो ये बिफोर 5 से 3 कम होंगे और 2 रह जाएंगे। उस अंदाज से काम करना चाहें तो 120 तकसीम 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कम कितने होंगे? ये डायरेक्ट आंसर देगा, 72 से कम होंगे। तो मैथ है, मैथ में दोनों काम हो सकते हैं। ये आपने कर लिया। और अब बाद में बैलेंस रह जाएगा 48, 72 से कमी आएगी और बैलेंस कितना रह जाएगा? 48। डेट साथ साथ लिखनी है, डेट नहीं लिखेंगे काम गड़बड़ हो जाएगा। 1 अक्टूबर 21 पर राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 3 नए शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। पहले कितने? 5। इशू कितने हो रहे हैं? 3। हर 5 के बदले 3। इस वक्त शेयर थे कितने? 48। तो हमने कहा 48 को तकसीम करो 5, 3 नए शेयर आएंगे, हर 5 के बदले 3। ये एग्जिस्टिंग थे और ये क्या थे? न्यू। क्या कैलकुलेशन मैंने सही की हुई है? 2800 बनते हैं या नहीं? 2800 और टोटल कितने हो जाएंगे? इनके साथ क्या लिखना है यहां पर? बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है? बैलेंस लिखना है। और फिर एंड पर आपने ईयर एंड लिखना। 30 नवंबर 21 ये हमारा क्या था? ईयर एंड। ये लाजमी तौर पर लिखना। इससे होगा क्या? इससे अगला काम। अब अगली बात, 3 कॉलम हमने बना लिए। इसके बाद आपने बनाना है टाइम फैक्टर। क्या बनाना है? टाइम फैक्टर। कौन से शेयर्स कितना अरसा इशू रहे। यहां पे ओपनिंग बैलेंस से अगले बैलेंस तक डेट क्या है? 1 दिसंबर से दिसंबर जनवरी 2 महीने ये क्या रहे? इन इशू रहे। तो 2/12 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2/12। उसके बाद 1 फरवरी
कि ये डेट है जो बैलेंस रहा, इससे नेक्स्ट 1 अप्रैल था, फरवरी मार्च, कितने महीने, 2 महीने। इसके सामने जो न्यू इशू हुए उसके सामने वैल्यू लिखनी है आप, नहीं सॉरी, बैलेंस के सामने, बैलेंस के सामने ये वाले सारे टाइम फैक्टर या कोई भी फैक्टर किसके सामने आएंगे, बैलेंस के सामने आएंगे। इसलिए बैलेंस 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 लिखा, जहां पर भी बैलेंस आ रहा होगा उसके सामने फैक्टर आना। पहला बैलेंस ये 86,000 शेयर कितना अरसा रहे, यहां से लेकर यहां तक 2 महीने। उससे अगला बैलेंस 90 वाला बैलेंस कितना अरसा रहे, फरवरी से लेके 1 अप्रैल, कितने महीने, 2 महीने। फिर एक 20 के कितने महीने रहे, अप्रैल से लेके कंसोलिडेशन किस तारीख पर हुई है, 1 सितंबर पर हुई है। कब हुई है जी, 1 सितंबर, यहाँ पे डेट चार्ट में लिखी गई है जी। कंसोलिडेशन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने हुए, 5 महीने। तो इस बैलेंस के सामने क्या लिख देंगे, 5, 5/12। उसके बाद बैलेंस 48, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर यकम है, मीन सिर्फ और सिर्फ 1 महीना सितंबर का, 1/12। उसके बाद बैलेंस क्या हो गया, ये यकम अक्टूबर को बैलेंस, अक्टूबर और 30 नवंबर तक कितने महीने, 2 महीने। इसके बाद वाला काम इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है कि आपने इस टाइम के अंदर 12 महीने पूरे कर कर देखने, 2 + 2, 4 + 5, 9 + 1, 10 + 2, या 12 महीने पूरे हो गए कि नहीं हुए, पूरे हो गए। अगर कोई गलती कर रहे होंगे तो यहां पे पिक हो जाएगी, गलती नहीं होगी, 12 महीने मुकम्मल होने चाहिए हैं। 7 महीने कहीं पे लिखे गए और 4 महीने लिखे गए, कितने महीने हुए, 11, 12 पूरे नहीं हुए। इसका मतलब है या 7 वाली गलती है या 4 वाली गलती है, अगर सिर्फ 2 स्टेप्स, 12 महीने मुकम्मल होंगे। हाँ, कम कब हो सकते हैं, अगर आपका बिजनेस का पहला साल हो, कि उस साल में आ ही 11 महीने रहे हैं या उस साल में आ ही 10 रहे हैं, तो उतने पूरे करने हैं। ठीक है जी। अब कहानी आती है तरतीब से फ्री फैक्टर की। फ्री फैक्टर की एक बहुत आसान सी लॉजिक है। फ्री फैक्टर, फ्री फैक्टर है कि जी आपने बोनस इशू या मुफ्त में कितने शेयर्स दिए। ठीक, इसका तरीकाकार है आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर शेयर्स, ये बेस करते हैं शेयर्स के ऊपर। सबका फ्री फैक्टर का एक ही तरीकाकार है, सवाए राइट इशू। राइट इशू का फैक्टर डिफरेंट है। राइट इशू का फ्री फैक्टर बेस शेयर्स पे करता ही नहीं, ये प्राइस पर करता। प्राइस बिफोर इशू क्या थी, जिसे हम क्यूमुलेटिव प्राइस बोलते हैं, और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या थी। क्या जब अगर शेयर्स मार्केट में 80 रुपए पे चल रहे हैं, मार्केट में मैं 60 रुपए पे शेयर्स फ्लोट कर दूंगा, वैल्यू जेन्युइनली गिननी चाहिए कि नहीं गिननी चाहिए, गिननी चाहिए ना, थ्योरेटिकली गिननी चाहिए, मार्केट में गिरती है या नहीं गिरती, उससे गर्ज नहीं है। एक्चुअल प्राइस नहीं लेनी, कौन सी लेनी है, थ्योरेटिकल क्या है। क्वेश्चन में ये भी डॉज दिया जा सकता है कि जी इसकी मार्केट प्राइस पहले 80 रुपए थी, अब इसकी 79 रुपीज है, लेकिन थ्योरेटिकली हो सकता है वो 75 पर जा रही है। तो हमने कौन सा लेना है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस लेना। थ्योरेटिकली क्या, वैसे तो मार्केट में फ्लक्चुएट करती रहती है प्राइस, तो हमें कोई स्टैंडर्ड में एक सिंगल चीज लेनी है जो स्टैंडर्ड हो, हर जगह पर अप्लाई हो सके, हर सिचुएशन में अप्लाई हो सके। तो ये प्राइस के ऊपर बिलोंग करता है, बाकी सारे किस पर बिलोंग करते हैं, शेयर्स पर बिलोंग करते हैं। और बहुत आसान सा तरीका था, अगर आप ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बना रहे हैं, क्या बोन राइट इशू मार्केट वैल्यू पर किया तो इसका कोई फैक्टर फ्री में नहीं। बोनस इशू, क्या आपने कैलकुलेशन की,
बोले बच्चे कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन से पहले कितने शेयर थे, बाद में कितने, इश्यू से पहले कितने हैं और बाद में कितने हैं। एक 20 बाद में है, 90 पहले हैं। चुप करके कैलकुलेटर पर पुट इन करें 120 तकसीम 90, 1.3333 लिख सकते हो या 12 तकसीम 9 लिख सकते हो, जो मर्जी लिख दो, जो मर्जी लिख दो, ये यहां से कैलकुलेट हो जाएगा 12 तकसीम में, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर। पहला तरीका था। दूसरा तरीका था, अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है बोनस इश्यू से 25% दिया हुआ है, एक तो तरीका कार ऐसे ही है कैलकुलेशन, दूसरा तरीका कार है 1.25 फैक्टर होगा, एक वे आउट। दूसरा वे आउट, पहले शेयर अगर 100 थे, बाद में 125 हो जाएंगे, 100 जमा 25, सॉरी बाद वाला 100 जमा 25, तो आगे हो गई 100 जमा 25 तकसीम 100, बाद वाले और पहले वाले। अल्टीमेटली इसको भी कैलकुलेटर पे पुट इन करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। तो इसका रेशो आराम से हो सकती है 1.25:1। ये दूसरा तरीका था। तो सबसे जल्दी काम यहाँ पे आराम से ये बताएं, कंसोलिडेशन में पहले शेयर्स कितने थे और बाद में कितने हैं। क्या बाद में 48 हैं, पहले 120 थे। कैलकुलेटर पे पुट इन कर रहे हैं 48 तकसीम 120, 48 तकसीम 120, 0.4। तो इसका रेशो एक होता है आपका बटन 0 के ऊपर वाला, ऐसे बटन बना होगा 2/5, ठीक है। या तो ये 2/5 बन रहा है, 2/5, ये वाला बटन 2/5, या फिर ये 0.4/1 बन। तो जो सा मर्जी फैक्टर ले, नो टेंशन। यहां पर हम आए और कंसोलिडेशन का फैक्टर लिख दिया 2/5, या फिर आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 0.4। लिखना कहां पे है, ये इसलिए लिखने का रूल ये है कि आपने ये जो बोनस इशू हुआ इसका फैक्टर जो मालूम किया, इससे पिछले तमाम बैलेंसेस के ऊपर लिखना। ये बोनस इशू हुआ, इससे पिछले फैक्टर के ऊपर जितने भी बैलेंसेस हैं सब में लिख दे, बैलेंसेस के सामने। कंसोलिडेशन कहां पे हुई है, यहां पर हुई है। कंसोलिडेशन का फैक्टर क्या कैलकुलेट हुआ, 2/5 या फिर 0.4। तो ये इससे पहले जितने भी बैलेंसेस लिखे हुए हैं 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ऐसे करके लिख दें। मीन्स कोई खास कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है आपको कि आपने जाके ढूंढने हैं एक वर्किंग बनानी आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर वाली। चुप करके यहां से शेयर देखने हैं, कैलकुलेटर में पुट इन करना है, पॉइंट्स में एग्जैक्ट आंसर आ रहा हो तो वो लिख दो, ना एग्जैक्ट आंसर आ रहा हो तो फैक्टर लिख दो। सिर्फ और सिर्फ काम किस में करना पड़ना है, राइट इश्यू में करना, बिलो मार्केट वाले। बाकी सब में काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिर्फ देखना है, देख के लिखना है जो वर्किंग बनी है उसमें उससे पिछले बैलेंसेस के ऊपर सब में। अब कहानी आती है राइट इशू। राइट इशू, राइट इशू में आपको क्वेश्चन से मदद लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन से मदद लेंगे, कहता है जो प्राइस थी ना बिफोर राइट इशू वो 12 है, इसका मतलब है बिफोर तो 12 आ गया, बिफोर क्या आ गया 12 डिवाइड बाय आफ्टर थ्योरेटिकल चाहिए। तो थ्योरेटिकल की वर्किंग के 2-3 अंदाज। पहला अंदाज,
आपके शेयर्स पहले कितने थे और बाद में कितने, कितने नए शेयर इशू किए, 3, हर 5 के बदले। तो आप एक छोटी सी वर्किंग बनाएं, बिफोर, न्यू एंड आफ्टर। पहले कितने थे, 5, 3 नए इशू हुए, बाद में कितने रह गए, 8 शेयर लिखे। पुरानों के ऊपर पुरानी प्राइस लगा दो, नए के ऊपर जो नई प्राइस इशू की है, 7 रुपए पे नए शेयर इशू किए, वो लगा दो और एक वैल्यू टोटल बना दो। 12 5 60, 7 21 टोटल बन गया 81। 81 को 8 से तकसीम कर दो, क्या आ गया, 10.25। अच्छा, 10.125। ये आपका आ गया 10.125। ये आपका फैक्टर बन जाएगा। अब इसको अगर पॉइंट्स में करके लिखना चाहते हो तो पॉइंट्स में करके लिखना, लिख लो, या ऐसे ही करके लिख लो, नो इशू। ये पहला तरीका कार हो गया, ठीक। दूसरा तरीका कार, चलिए नोट कर लें, आप नोट कर रहे हैं, कर लें नोट कर। तरीका कार यही रखना है हमने, बिफोर, न्यू एंड आफ्टर। नंबर ऑफ शेयर्स यहां से पिक कर लेंगे। कितने शेयर हैं जी राइट इशू से पहले, 48,000। नए कितने हुए, 28,800। बाद में कितने हो गए, 76,800। 48,000, 28,800, 48,000, 28,800 और 76,800। पुराने शेयर थे 12 रुपए पे, नए शेयर थे 7 रुपए पे। अब वैल्यू ऑब्वियसली जरा सी लेंथी आ जाएगी जब आपने कैलकुलेट करवानी। 576,000, 21,201,600, टोटल हो गया 777600, ऐसे ही है। अब इस 777600 को तकसीम कर दो 76,800 से। 1 सेकेंड, 10.125 आंसर आना चाहिए, सेम आ रहा है। तो चॉइसेस ये, फॉर्मेट भी वही है। फॉर्मेट भी भूल जाओ तो ये जनाब, बिफोर, न्यू और आफ्टर, ये वाला, ये बिफोर, ये न्यू, ये आफ्टर। चाहे क्वेश्चन से देख के कर लें, रेशो दी हुई है, चाहे यहाँ पे। अब अगर आपके राइट इशू की भी परसेंटेज दी हो, राइट इशू की भी परसेंटेज दी हो, जरा मुझे परसेंटेज कोई बता सकते हैं कितने परसेंट बने, 3/5 करें जरा। 60% अगर दी हो कि 60% न्यू शेयर इशू हुए, 60% न्यू शेयर्स इशूड, तो अब क्या होगा, अब आप बिफोर में 1 रख सकते हैं या 10 रख लें। नए 6 इशू हुए, टोटल कितने हो गए, 16। पुराना का रेट है 12, न्यू का रेट है 7। बिफोर, न्यू, आफ्टर, 120, 42, 162, 162 तकसीम 16, 10.125। ये 3 4 तरीके हो गए आपके राइट इशू की कैलकुलेशन करने, प्राइस की, क्रिटिकल एक्स राइट प्राइस। ठीक है जी, क्लियर हो गई। अब आपने ये वाला काम भी कर लिया। अब आपने करना क्या है, ये राइट इशू हुआ है, इससे पिछले तमाम लेवल्स पर क्या करना है, हर बैलेंस के सामने 10 डिवाइड बाय 1, 12 डिवाइड बाय 10.125,
तमाम लेवल्स में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो फ्री फैक्टर है इसको कंसिडर किया जाता है एज इफ एग्जिस्टेड ऑलवेज, एज इफ एग्जिस्टेड ऑलवेज, शुरू से ये इशूड थे। ठीक, इसलिए तमाम पिछले लेवल्स के ऊपर इसको क्या करते हैं, फ्री का फैक्टर अप्लाई। यही रीजन है कि बोनस इशू जो होता है अगर इवन अगले साल के शुरू में ही हो जाए तो वो तमाम लेवल्स पर अप्लाई हो जाता है, अगले साल के शुरू में तो भी करना होता। मसलन इसी सवाल में अगर मैं लिख दूं कि अगले साल के शुरू में बोनस इशू हुआ है, यानी कि से 15 दिसंबर 21 को क्या हुआ है, 10% बोनस इशू हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, आफ्टर 1.1 बन जाएगा इसका, और मैं यहां पर भी अप्लाई कर दूंगा उसे इस बैलेंस पर, यहां पर भी अप्लाई कर दूंगा, यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा, यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा, और यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। बोनस इशू की सिर्फ बात कर रहा हूं, किसी बात कर रहा हूं, ओनली बोनस इशू की बात कर रहा हूं। और ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में क्वेश्चन भी है और आ भी चुका हूं। तमाम लेवल्स पर अप्लाई कर देंगे, इवन अपना आखिरी तक, क्योंकि ये कंसिडर किए जाएंगे एज इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट। शेयर्स के अंदर ये ऐड हो रहे हैं, प्री फैक्टर में ऐड करेंगे, वेटेड एवरेज खुद ही वो खुद मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो शेयर्स में ऐड खुद ब खुद हो जाए, इसका इफेक्ट खुद ब खुद इफेक्ट हो जाए। कम आओ अगले सवाल में इसकी डिस्कशन भी दोबारा से कर दे। अभी आप अल्टीमेटली क्या करोगे, ये वाली लाइन को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो ये वाला में बन जाएगा, ये वाली लाइन बनाओगे मल्टीप्लाई करोगे ये वाला बन जाएगा, ये वाली लाइन को मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा, ये वाली लाइन को ये वाली लाइन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले पर चलेगा। एक दफा कर कर देख रहे, एक वैल्यू को कैलकुलेट कर कर देखिए। अब गन जो है ना खत्म कर देते हैं, चीजों को समझ लग गई। ख्याल सिर्फ रखना है बैलेंस के सामने या काम करना है, क्या करना है, बैलेंस के सामने काम करना है। ठीक है, कैलकुलेशन हो रही है। अगर आप यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, डन। वेटेड एवरेज आ गई 59786। आप अपने क्वेश्चन के अंदर जाओगे, यहां पे लिखोगे 59786, ये आपने लिख लिया, और फिर रनिंग पर शेयर आ जाएगी। आगे मसला कोई नहीं। इवन आपके पास टाइम शॉर्ट हो, यहां पर सी लिखा, यहां पे डी लिखा, यहां पर सी डिवाइड बाय डी लिखा, कोई कैलकुलेशन नहीं की, क्या लफ्ज बोल रहा हूं मैं, कोई कैलकुलेशन करके लिखा नहीं है, आपको मार्क्स मिल गए। यहां पर अब पिछले साल में वेटेड एवरेज क्या है, लास्ट ईयर के जो वेटेड एवरेज थे, ये इंपॉर्टेंट कहानी आ गई, लास्ट ईयर के जो वेटेड एवरेज थे इनको ला के रखना है यहां पर 86,000, और यहां पर जो वेटेड एवरेज के टॉप पर टाइम फैक्टर को छोड़कर जो भी फ्री फैक्टर बन रहा है इसको पिक करना है और ले आना है इंटू 12/9, इंटू 12/9, इंटू 2/5, इंटू 12/10.125। ये है एंड पर करने वाला, मीन्स पिछले साल के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर भी इफेक्ट जाएगा एज इफ ऑलरेडी एग्जिस्टेड। पिछले तमाम लेवल्स पर इफेक्ट जा रहा है ना, तो पिछला साल तो उससे भी पहले है, क्या वैल्यू बनी, 5436, और यहां से अर्निंग पर शेयर पिछले साल की भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
फार्मूले से लिख के करेंगे जरा सा मुश्किल होगा इन माय ओपिनियन। फॉर्मेट पे लिख के करेंगे इन माय ओपिनियन कदरे क्या होगी, आसानी होगी। जी बताएं जी। हम आओ, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, ये आ गया फॉर्मेट। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? होपफुली, उम्मीद है कि आपको आसानी हो गई होगी। जी ये सवाल आ गया आपके सामने। ये स्टडी टेक्स्ट की है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। क्या कहता है, मुल्तान लिमिटेड हैज 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड 1 जनवरी 14 पर 4 मिलियन शेयर इनिशियल थे। बेसिक अर्निंग रिपोर्टेड 2004 की ₹5 पर शेयर होगी। पिछले साल की अर्निंग क्या होगी, ₹5 पर शेयर। और कैलकुलेशन क्या होगी, अर्निंग आपकी आई 24 नहीं 20 मिलियन डिवाइड बाय 4 मिलियन, और आपने 5 पर शेयर 2014 की अर्निंग शो। अब 2015 में क्या हुआ, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर फॉर द ये 2015 कितनी है, 24। देयर आर नो न्यू शेयर और अदर चेंजेस ड्यूरिंग 14 एंड 15, और कोई चेंज थी नहीं। हाउ ओवर ML मेड अ बोनस इशू 25%, यानी 1 मिलियन शेयर ऑन 15 जनवरी 16, यानी कि उससे भी अगले साल में जाके क्या किए हैं, बोनस इशू किए। अब बोनस इशू किए तो इसका फैक्टर क्या बना, फैक्टर बताएं जी। 25% है तो इसका फैक्टर 1.25 बन जाएगा। ठीक। अब आप क्या करेंगे, जब आप 2015 का काम कर रहे होंगे तो 2015 में आप अर्निंग लिखेंगे। अर्निंग कितनी आई थी, 24 मिलियन। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू है और कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब है आप ये कहते हैं कि ये तो अजल से ही चलते चले आ रहे हैं। सम आओ, 1 मिलियन नए शेयर इशू हुए, कितने हो गए, 5 मिलियन। अगर फॉर्मेट पे चलो, टाइम फैक्टर पिछले साल का बैलेंस पूरे 12 का 12 महीने का, फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई करना है 1.25। नए शेयर साल के आखिरी दिन या उसके भी बाद में इशू हुए, ऐसे ही है। तो पिछले तमाम लेवल पर अप्लाई होंगे, ये 5 मिलियन खुद ब खुद कैलकुलेट होती है। और अब आप 15 का काम कर रहे हैं, 15 में तो वेटेड एवरेज निकाल लिया आपने। इसका कंपैरेटिव जब बनाओगे 2014 का, तो अर्निंग पिछले साल की है 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 मिलियन थे इसके शेयर वेटेड एवरेज, इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 5 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, भले अगले साल में जाके। ठीक। तो अगर जैसे मैंने, इसमें तो सिर्फ बोनस इशू की कहानी है ना, अगर इस सवाल में होता बोनस इशू अगले साल में, तो अब ये वाला काम नहीं होना। जैसे मैंने मिसाल दी थी 10%, अगर 10% बोनस इशू होता और किस तारीख पर होता, 15 दिसंबर को होता, जो कि नेक्स्ट ईयर में है, या नेक्स्ट ईयर में कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिख देता हूं 2 जनवरी को होता, 2 जनवरी 22 को, तो इसका फैक्टर क्या बनना था, 1.1। इस 1.1 को इससे पिछले लेवल के ऊपर भी मल्टीप्लाई करना था, यहां पर भी 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 करना था, और फिर क्योंकि ये यहां पर आया है तो फिर ये जाके यहां पर भी होना था। नंबर ऑफ शेयर्स को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, नंबर ऑफ शेयर, अर्निंग को नहीं। अर्निंग को चेंज होगा अगर IS 8 आएगा तो।
अर्निंग चेंज नहीं की, अगर क्या आएगा, IS 8 आ जाएगा तो फिर अर्निंग चेंज होगी पिछले साल। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ने चेंज होना ही होना है। बोनस इशू होगा तो चेंज, राइट इशू बिलो मार्केट प्राइस होगा तो चेंज, कंसोलिडेशन होगा तो चेंज, स्प्लिट होगा तो चेंज। कोई भी इशू हो जाता है अदर देन कि इशू राइट इशू है मार्केट वैल्यू पे, तो फ्री फैक्टर मौजूद है, तो पिछले साल का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर चेंज हो नहीं। तरीकाकार यही है कि जो सबसे पहली लाइन में इकट्ठे होकर फैक्टर आ रहे हैं वो पिछले साल पर जानी है फैक्टर। अब आते हैं हम पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। पोटेंशियल शेयर वो होते हैं जो कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स लोन नेचर पर हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हो, बॉन्ड्स हो, लोन नोट्स हो, सब एक ही चीज के ऊपर डील करते हैं। दूसरी चीज, इवन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये सारे लोन की नेचर पर हैं। दूसरी चीज है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये इक्विटी नेचर पर है। और तीसरी चीज है, क्या नाम था, ऑप्शंस या वारंट्स। अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड चेंज हो जाएगा अगर मेरे बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाते, मीन्स अगर बॉन्ड कन्वर्ट हो गए होते तो इंटरेस्ट ना देना पड़ता। ठीक, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो जाते तो ना देना पड़ेगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये लिखी जाती हैं, इनका डिविडेंड लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में पीबीटी के बाद आता है टैक्स, तो इसका मतलब है इनके ऊपर टैक्स इफेक्ट के बाद वाला प्रॉफिट लेना। तो इसकी समरी आ गई, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की क्लासिफिकेशन इक्विटी, जो अर्निंग में इजाफा होगा वो ओनली प्रेफरेंस डिविडेंड का होगा, नेट ऑफ टैक्स नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा जाता। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो, बॉन्ड्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स वगैरह हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनका इंटरेस्ट लिखा जाता है और वो नेट ऑफ टैक्स होगा। नेट ऑफ टैक्स आफ्टर डिक्रीज वाली कहानी होगी। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट, इस तरीके से इसको नेट ऑफ टैक्स करेंगे। और जो बॉन्ड्स हैं इससे, इसके ऊपर तो डिविडेंड दिया है, ओ सॉरी, ऑप्शन जो है इनके ऊपर डिविडेंड दिया ही नहीं जाता है, लिहाजा इनके ऊपर कोई इफेक्ट अर्निंग का नहीं है। हाँ जी, दो सवाल देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अब्बा जी, अब्बा लिमिटेड, पहले अबू जी था अब अब्बा लिमिटेड आ गया। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे, 4 मिलियन। रिपोर्टेड अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स कितनी थी, 9 मिलियन। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से नॉन कन्वर्टेबल 2.5 मिलियन, और एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर थी 85 रुपए। ऑप्शन हमारे पास एग्जिस्ट करते थे 7 लाख, एक्सरसाइज प्राइस 66 थी, 9 लाख प्रेफरेंस शेयर थे कन्वर्टेबल 2026 में इनटू ऑर्डिनरी शेयर एट अ रेट ऑफ 4 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 12 हेड। पीसीटीसी हर बॉन्ड 2027 में क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, 20 नए शेयर इशू होंगे हर 100 रुपए के बदले। टैक्स रेट 30%।
पहला काम होगा बेसिक अर्निंग पर शेयर मालूम करना नॉर्मल अंदाज से, जैसे हमने मालूम करनी की। इसमें कॉम्प्लिकेशन के साथ हो या बिल्कुल बेसिक लेवल पर जैसे इस क्वेश्चन में दी हुई है वैसे हो। रिपोर्टेड अर्निंग, अर्निंग अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी है, क्या अल्फाज भी हुए हैं। अर्निंग, अर्निंग का मतलब, अर्निंग का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी लेस हो चुका हुआ है, और प्रॉफिट का मतलब अभी लेस नहीं हुआ। हाथ में लगी। अर्निंग का मतलब प्रॉफिट ऑलरेडी लेस रिडीमेबल प्रेफरेंस और इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड लेस हो चुका हो। तो सिर्फ सिर्फ इतनी सी कहानी है। आप बेसिक अर्निंग, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी लेस हो चुका हुआ है। कितना था कितना नहीं था बाद की कहानी, ऑलरेडी लेस है। अर्निंग का लफ्ज है। 4 मिलियन शेयर से 2.25 पर शेयर हमारी कैलकुलेट होती है। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। सबसे पहला काम होगा रैंकिंग बनाना। क्या करना, रैंकिंग। तीन किस्म के इश्यूज हैं, ऑप्शंस, नंबर 2 लोन्स, नंबर 3 इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऑप्शन से अर्निंग में इजाफा कोई नहीं होता, मींस कोई खत्म नहीं हो रही है, लिहाजा ये ऑलवेज नंबर 1 होती है, ऑलवेज नंबर 1 होती है। अगर ऑप्शन के साथ लोन सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं या ऑप्शन के साथ इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको रैंकिंग बनाने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट काम कर सकते। लेकिन अगर लोन्स और इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रैंकिंग बनानी पड़ेगी। ठीक, इन दोनों में अगर कोई कहानी है तो रैंकिंग बनानी पड़ेगी। खाली ऑप्शंस के साथ किसी की भी लिंकिंग साथ दूसरा सिर्फ 2 वेरिएबल्स दिए हैं, एक ऑप्शन और एक इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऑप्शन पहले नंबर पर, इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दूसरे नंबर, ये शॉर्टकट। ठीक है, ऑलवेज नंबर 1 पर आएगा ये। बाकियों का मसला है कि नंबर 2 कौन सा, नंबर 3 कौन सा। तो इसके लिए हमें देखना होगा ऑप्शन, इससे अर्निंग में इजाफा नहीं होना लेकिन शेयर में इजाफा होगा। अर्निंग 0 आएगी, शेयर में इजाफा कैसे इसका देखा जाएगा। शेयर में इजाफा देखना है, ऑप्शन के ऊपर फ्री के शेयर्स कितने गए। जो गिवन ऑप्शन है वो 7 लाख थी, शायद कितनी थी, 7 लाख थी क्वेश्चन में, 7 लाख। फ्री में कितने गए, मार्केट प्राइस कितनी एवरेज चलती रही, 85, हम कितने में दे रहे हैं। तो रेशियो क्या मैं बना सकता हूं, कितने परसेंटेज फ्री की दे रहा हूं मैं। 85 माइनस 66 करूंगा तो मेरी एक फ्री की कहानी आ जाएगी, मुफ्त का एलिमेंट आ जाएगा। डिवाइड 85 करूंगा, मार्केट रेट के हिसाब से चेक करना है कि कितना फ्री में जा रहा है काम, कितना 22% है। ये 22% बनना है, इस 22 को 7 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, एक फ्री की कहानी आ जाएगी कि फ्री के शेयर्स कितने हैं। कितना बने, 154,000। तो ये कहानी देखनी। अच्छा, अगली कहानी, अगर मेरा इन इशू होता 87 पर, किसी बंदे ने कन्वर्ट करवाने थे, किसी बंदे ने कन्वर्ट करवाने ही नहीं थे, फ्री में चीज है ही नहीं, कोई ऑप्शन को कन्वर्ट करवाएगा ही नहीं। ऑप्शन तो इस वजह से कन्वर्ट होते हैं ना कि कन्वर्ट करवाए, मार्केट में ज्यादा पे है, बेच सकते हैं। ठीक, तो अगर 87 पर होता तो फ्री तो होना ही नहीं था, इसका मतलब है 0 इशू आ जाने थे, इंक्रीज फ्री वाले हैं ही नहीं।
तो फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे हम। फॉर्मेट होगा वही वाला जो हम बनाते होते हैं। पहले नंबर पर अर्निंग लिखेंगे, दूसरे पर शेयर भी लिखेंगे, और तीसरे नंबर पे अर्निंग पर शेयर आएगी। सबके साथ नाम आएगा इंक्रीमेंटल, एडिशनल, 0, 156,470। आई थिंक सो इतनी बनना था, 156। हाँ तो एग्जैक्टली आना ना, 156,470 ये बनेंगे। एग्जैक्ट लेंगे हम, इसीलिए परसेंटेज डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, ये तो समझाने के लिए परसेंटेज बता दिया आपको। ये शेयर्स होंगे, ये ऑलवेज नंबर वन है। अगली चीज ये बताएं, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, किधर गए प्रेफरेंस शेयर्स? 8% कन्वर्टेबल है। इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है, रिडीमेबल। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इन ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 ऑर्डिनरी शेयर। यहाँ पर इरेडीमेबल लिख देते हैं। ये बताएं जी, 9 लाख शेयर्स हैं। हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? कहीं पे लिखा होगा। एट, ये तो 9 लाख शेयर है ना। हाँ ये 10 इंच है। जरब 10 का एक शेयर है, जरब 8%, 7,20,000। ये अर्निंग में इजाफा होगा, यानी कि ये पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर कन्वर्ट हो जाते। अच्छा, इसके अंदर सोचना क्या होता है? इसके अंदर सोचना ये होता है कि अगर शेयर्स आपके पुराने इन इशू हैं, क्या है, पुराने इन इशू थे, तो साल के पहले दिन ही अगर कन्वर्ट हो गए होते तो कितना प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। और अगर वो न्यू इन इशू है, अगर ये कन्वर्टेबल क्या नाम है, इरिडीमेबल है तो नहीं लगेगा, रिडीमेबल है तो लगेगा। मैंने अभी इरिडीमेबल लिख दिया। ओल्ड इन इशू है तो क्या देखना है, साल के शुरू में ही कन्वर्ट हो जाते तो क्या प्रॉफिट में इजाफा होता है। और अगर न्यू इन इशू है तो इन करंट ईयर, इसी साल में इशू है। फर्ज करते हैं 1 अप्रैल को इशू हुए, तो कितने महीने ये जारी रहे? अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने महीने? 9 मंथ। तो आपने जब आपने देखना था, अर्निंग भी क्या करनी थी, वेटेड एवरेज। यानी कि अगर ये इस साल में इशू हुए होते तो आपने क्या करना था, 8% जरब 9/12। इंटरेस्ट कम देना पड़ना था ना, साल के उसी दिन ही कन्वर्ट हो जाते। अगर न्यू इन इशू होते तो जिस दिन इशू हुए उसी दिन अगर कन्वर्ट हो जाते तो प्रॉफिट में कितना इजाफा होता। प्रॉफिट गलत लिख दिया मैंने, अर्निंग में कितना इजाफा होता है। ठीक, अगर इस साल में इशू हुए, इससे आगे सवाल रखे होंगे। अब आपने 7,20,000 क्या किया, अर्निंग में इजाफा किया। और क्वेश्चन में बताया हुआ था कि इन इशू कितने हैं, 9 लाख। कन्वर्ट होते तो 12 शेयर्स कन्वर्ट होने थे, 4 ऑर्डिनरी शेयर। तो आपने क्या करना था, आपने कहना था 9 लाख तकसीम 12 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक, अब इसके भी कन्वर्ट कर लें। 5 मिलियन के शेयर हैं बॉन्ड में,
20 नए शेयर्स में कन्वर्ट होना था हर 100 रुपए में। ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में, मल्टीप्लाई बाय 20 शेयर, ये वर्किंग होनी थी। 5 मिलियन तकसीम 100 ज़रब 20, 1 मिलियन शेयर में इजाफा होना। अर्निंग जो बॉन्ड्स हैं ये आफ्टर टैक्स होगा। आफ्टर टैक्स किसने होना है? जो बॉन्ड्स हैं, लोन्स हैं, लोन नोट्स हैं, डिबेंचर्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो लोन की नेचर पे हैं उन्होंने आफ्टर टैक्स अर्निंग बननी है, और जो इक्विटी नेचर पे है वो बगैर आफ्टर टैक्स हुए। 7,20,000 और ये नंबर ऑफ शेयर में बने 3 लाख। 5 मिलियन के ऊपर 5%, और इसको करेंगे नेट ऑफ टैक्स क्योंकि ये बॉन्ड है, तो ये 1,75 अर्निंग में इजाफा होगा। अब इससे इंक्रीमेंटल अर्निंग आएगी, इसकी 0 आ गई, इसकी 2.4 आ गई, इसकी 0.175। जिसकी सबसे कम होगी वो पहले नंबर पर, जिसकी उससे ज्यादा होगी वो दूसरे नंबर पर, और जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो तीसरे नंबर पर रखा जाएगा। 1, 2 और 3। इसके बाद आएगा आपका डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला। ये आपकी आ गई कैलकुलेशन। जो बेसिक अर्निंग कैलकुलेट की थी सबसे पहले, यहां पे जो अर्निंग रिपोर्ट हुई थी, यहां पे जो नंबर ऑफ शेयर वेटेड एवरेज लिखे थे, इनको पिक करना है और लेकर जाना है आपने अपनी वर्किंग में। ये रिपोर्टेड अर्निंग, ये रिपोर्टेड नंबर ऑफ शेयर, और ये रिपोर्टेड बेसिक अर्निंग पर शेयर, ये बेसिक है। इसके बाद आपने तरतीब से जिस रैंकिंग के मुताबिक आपने लिखा है, पहली रैंकिंग, इससे ये जो वर्किंग बनाई है इसकी अर्निंग पिक करनी है। ये अर्निंग यहां पर लिखनी है, पहले रैंकिंग वाली। ये शेयर्स कैलकुलेट किए, ये कैलकुलेटेड शेयर्स यहां पर लिखने हैं। टोटल लगाना, टोटल लगाकर दोबारा से अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, क्या ये 2.25 से कम हुई या नहीं हुई। ये कम हुई, तो यहां पर एक लफ्ज लिखना है डायल्यूटिव। अगर हम ना लिखें तो एग्जामिनर बुला मनाते हैं। डायल्यूटिव मींस कम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लेवल है ये, इसकी अर्निंग इसके बाद यहां पर लिखनी है, इसके शेयर्स यहां पर लेकर आने हैं। ये क्या हुआ, 1 मिलियन क्यों नहीं आ रही, सॉरी ऊपर है। और फिर से टोटल लगाना, टोटल लगाया, ये फिर से कम हुआ, यहां पर भी इसके सामने क्या लिखेंगे, डाइल्यूटिव। ये कब हो रही। फिर तीसरे नंबर वाली चीज, इसकी अर्निंग यहां पर लेकर आएंगे, इसके शेयर्स यहां पर लेकर आएंगे, फिर से टोटल लगाएंगे। टोटल लगाया, अब अर्निंग आई 1.77 से बढ़ गई, तो ये वो होगी एंटी डाइल्यूटिव। और हमारी जो फाइनल अर्निंग पर शेयर होगी वो फिर ये वाली कहानी होगी 1.77। इस 1.77 को उठाएंगे और ध्यान से उसी बीच में देखिए, एंड सेम गोज ऑन। टाइम हो गया, यहीं से इंशाल्लाह कल चलेंगे, और मैं यहाँ से आपको इसका डिस्क्लोजर बता दूंगा कल किस तरीके से लिखा जाना है। नोट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, और कल के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो